हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और ये है हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें हम एनसीईआरटी सार की कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। और इसमें हम वन लाइनर के फॉर्म में कर रहे हैं। तो हमने इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे कल छोड़ा था, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो से ही देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी एसएसटी के चारों सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, हिस्ट्री भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस भी चल रही है और आपकी इकोनॉमिक भी चल रही है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आधे घंटे का वीडियो होता है आपका 30 मिनट का, लेकिन मैं टॉपिक पूरा ख़त्म करके ही आगे बढ़ती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। तो अगर आपका टॉपिक 30 मिनट से ऊपर जाएगा तो 30 मिनट से ऊपर का ये वीडियो होगा। ठीक है, तो वो आप एडजस्ट करिए, 2x स्पीड पर सुनिए, जैसे भी सुनना है सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जहाँ जहाँ पे भी एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस आए हैं, आप जैसे देख सकते हो पेट में आया है, यूपी लोअर में आया है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी पे आए हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस हमको इस वाली बुक में मिल जाते हैं। बुक बहुत यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, नया डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। कौन सा? 42वें संशोधन के माध्यम से सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कौन करता है? तो महिला मदद करता है, महिलाओं को शिक्षित करना, ये काम करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, तो समान सिविल कोड का प्रावधान है गोवा में। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हम पंचायतों का गठन करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए उपबंध को शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण किया जाए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो न्यायालय में ये लागू नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का वो भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, ये है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है, भवन निर्माण संधि उपनियमों की तैयारी है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्रीमी लेयर
क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक और आर्थिक हालात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। तो भाई गायों के वध पर रोक लगती है अनुच्छेद 48 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करेगा, पर्यावरण में सुधार के लिए प्रयास करेगा और देश के वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी सुधार करेगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है वो है अनुच्छेद 43। ठीक है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है तो वो है 48A। अभी हमने देखा पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था, 48A था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, तो दोनों ही गैर न्यायसंगत और गैरवाद योग्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना हो। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 अभी हमने पढ़ा था, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। तो अनुच्छेद 43A आपका प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य में बात की गई है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 जो है ये बात कहता है निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान के द्वारा ही संवैधानिक संशोधन जो है वो पारित हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य का। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लेखित है काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित और मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। ठीक है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बात कही गई है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन है कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ये कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अभी हमने पहले देखा था 48A अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीज़ आएगी। वो श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। तो अन्य देशों के साथ संबंध जो है नीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो हमने देखा था पर्यावरण से, वन और वन्य जीवों से। ठीक है, तो भारत सरकार को ये आदेश देता है अनुच्छेद 48 की गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी ना गला थोड़ा सा वो है डिस्टर्ब, एक सेकेंड पानी पी लेती हूँ थोड़ा। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हुए। भारत में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन है सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी निर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है राज्य को प्रयास करना होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के यानी अध्याय 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में
निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय आपको मिलता है, सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पुण्यात्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है, ये कहना है केसी वियर का। ठीक है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता आपको अनुच्छेद 44 देता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भाग भाई 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वो अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे, तो अनुच्छेद 43A ये चीज़ कहता है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, तो पर्यावरण का संरक्षण मौलिक कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार भौतिकतावादी और गांधीवादी में। ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद से जोड़ा गया है। मुफ्त कानूनी सलाह, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य किसका है? राज्य का है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपको सुनिश्चित करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये कथन गलत है। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये कहना है केटी साके द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, ये कहना है ग्रेनविल ऑस्टिन का। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है व्यस्क शिक्षा के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 स्मारकों और कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के एक निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम और उसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। ये अनुच्छेद आपके 42 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A को जोड़ा है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा
पर राजनीति निदेशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद आपका 48। अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 38। ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है अनुच्छेद 45 में। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 39। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है अनुच्छेद 50। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, और ये कथन है कल्याणकारी राज्य का। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये कथन है, ये आएगा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। ठीक है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आएंगे 39 में। सहकारी समितियों का संवर्धन है 43B में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है 51 में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, क्योंकि अभी समय है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है भाग 4 क में। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सम्मिलित किए गए थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आते हैं, तो 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है। और 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना। तो वोट डालना कौन सा अधिकार है आपका, विधिक अधिकार। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है। और 11वां 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल पहला मौलिक कर्तव्य है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। ये है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(d) के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है तो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या है, ये आपका मूल अधिकार है।
भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, ये है अनुच्छेद 51A। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए हमारी मिश्रित संस्कृति ही की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है नागरिकता संबंधी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण। स्मारक और सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण आपका क्या है? DPSP है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना आपका DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो अस्पृश्यता मिटाना आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार में आता है अनुच्छेद 17 में अंदर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये आपका मूल अधिकार में आता है, रिट जारी होती है। ठीक है, भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य जीव का संरक्षण। तो वन्य जीव का संरक्षण मौलिक कर्तव्य भी है और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी ये आता है। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों के द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करे। ठीक है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। तो मैंने अभी बताया आपका, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हो गया फिनिश। अब हम पहुँच चुके हैं सरकार की शासन प्रणाली में, जिसमें हम संसदीय व्यवस्था कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी समय है, कर लेते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधानमंडल के प्रति। ठीक है, भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न काल में। ठीक है, यानी 12 बजे आपका शून्यकाल शुरू होता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद जो काल होता है वो शून्यकाल होता है, और ये शुरू कब से होता है? 12 बजे से। ठीक है, विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता वो है धन विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और ये सभी मूलभूत लक्षण है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान, ये नहीं वाला हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर अनुच्छेद 247। ठीक है, अनुच्छेद 247 संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो। ठीक है, जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन
अकाउंट के आधार पर। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है। सभापति इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसे भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। ठीक है। विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष 1977 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है संसद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं संघीय व्यवस्था में। ठीक है। तो भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय शासन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की वह विद्या जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर एक तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। ये है संघवाद। वो सांकेतिक शब्द कीवर्ड जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है वो है संघवाद। भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। भारत की समेकित निधि वो निधि है जिसमें भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। भारतीय संविधान एक सशस्त्र केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है और ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी बियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इकहरी नागरिकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया और ये कथन है ए.के. अय्यर का। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है। ठीक है। अब आ जाते हैं केंद्र राज्य संबंध में। वो आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए नियुक्त किया गया था वो है सरकारी आयोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक और संगर्ज रोगों का विषय एक भाग है संवर्ती सूची का। अप्रैल 2007 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष थे एम पुंची। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है पुलिस। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वो प्रस्ताव कम से कम समर्थित हो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 के द्वारा। राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया हो संसद को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है संघ और राज्य सरकारें। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो मान्य होगा संघ कानून। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था पी.वी. राज मन्नार को। वो विषय जो संघ सूची का हिस्सा है तो संघ सूची का हिस्सा है रक्षा। ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत आपका डाकघर बचत बैंक आता है। ठीक है। और संघ सूची के अंतर्गत शेयर बाजार और वायदा बाजार आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आपका बाजार और मेले आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता एक हिस्सा है। राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा आपकी समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है। पथकर जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। न्याय और न्यासी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
पथकर आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आय पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। रेल सेवा आपकी संघ सूची का एक हिस्सा है, ठीक है। संघ सूची का एक हिस्सा है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों और कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है, ये है 7वीं। ठीक, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संवर्ती सूची में आएगा। नशीले पे आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। संघ सूची में दिए विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है। वजन और माप के मानकों का संस्थापन संवर्ती सूची का हिस्सा है। विकलांग और अनियोज्य के राहत किसका हिस्सा है, तो राज्य सूची का है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारखाने, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है, वो है अनुच्छेद 253। संघ सूची का एक हिस्सा है प्रकाश स्तंभ। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है संवर्ती सूची में। वो अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को संवर्ती सूची में लाया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। वो विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है, वो है बैंकिंग। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान का वो भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, वो है भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघराज संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध राज्य संघ के सामंत मताहत नहीं है, कथन है भीमराव अंबेडकर का। भारत के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है, ठीक है। अब अंतर्राज्यीय संबंध जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास शेयर कर दीजिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। अब अंतर्राज्यीय संबंध हम जो है कल पढ़ेंगे। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और आई होप क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और अगर फीडबैक देना मत भूलिएगा ताकि मैं भी कुछ सुधार कर सकूं अगर कुछ प्रॉब्लम है मेरे द्वारा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।